प्रश्न, सांप्रदायिकता के विकास का वर्णन कीजिए। स्वाधीनता संघर्ष पर इसके प्रभावों का विवेचन कीजिए। उत्तर, संप्रदायवाद का विकास। 1. भारत में 1870 के दशक के पहले तक शायद ही किसी सांप्रदायिक विचारधारा और सांप्रदायिक राजनीतिक का अस्तित्व रहा है। डॉक्टर विपिन चंद्र के कथनानुसार भारत में संप्रदायवाद एक आधुनिक प्रकृति है। इसकी जड़ें आधुनिक औपनिवेशिक सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक संरचना में निहित है। मुसलमानों के प्रति विशेष दोहरी नीति अंग्रेजों ने 1870 से अपनानी शुरू कर दी थी तथा उन्हें हिंदुओं से दूर ले जाने के लिए बांटो और राज करो की नीति पर और भी सक्रियता से काम करने और जनता को धार्मिक आधारों पर बांटने अर्थात दूसरे शब्दों में भारत की राजनीति में सांप्रदायिक और अलगाववादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने का निर्णय किया। इस कारण से उन्होंने मुसलमानों के मसीहा के रूप में सामने आने तथा मुसलमान जमींदारों, भूस्वामियों और नवशिक्षित वर्गों को अपनी तरफ खींचने का निर्णय किया। औपनिवेशिक सरकार ने हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों को अलग अलग समुदाय माना। 2. धार्मिक अलगाववाद की प्रवृत्ति के विकास में सैयद अहमद खां की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1880 के दशक में अपने मौलिक धार्मिक सहनशीलता के विचारों को छोड़कर वे रूढ़िवादी विचारों के हो गए। उन्होंने घोषणा की कि हिंदुओं और मुसलमानों के राजनीतिक हित समान न होकर भिन्न भिन्न बल्कि एकदम अलग अलग हैं और इस प्रकार उन्होंने मुस्लिम सांप्रदायिकता की नींव डाली। उन्होंने ब्रिटिश शासन के प्रति पूर्ण निष्ठा का उपदेश भी दिया। सन 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उन्होंने उसका विरोध करने का और बनारस के राजा विश्व प्रसाद के साथ मिलकर ब्रिटिश राज्य के प्रति वफादारी का आंदोलन चलाने का निश्चय किया। वे अब ये भी कहने लगे कि चूंकि हिंदू भारतीय जनता का बहुमत भाग है इसलिए ब्रिटिश शासन के कमजोर पड़ने अथवा समाप्त होने पर वे मुसलमानों को दबाकर रखेंगे। उन्होंने मुसलमानों से आग्रह किया कि वे बदरुद्दीन तैयब की कांग्रेस में शामिल होने की अपील पर कोई ध्यान न दें। 3. सन 1905 से पूर्व ही देश में उग्र राष्ट्रवाद का विकास होने लग गया था। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से यह एक पिछड़ा हुआ कदम था। कुछ उग्र राष्ट्रवादियों के भाषण एवं लेख धार्मिक और हिंदू रंग में रंगे हुए होते थे। उन्होंने मध्यकालीन भारतीय संस्कृति को नकार कर प्राचीन भारतीय संस्कृति पर जोर दिया। उन्होंने भारतीय संस्कृति और भारतीय राष्ट्रवाद को हिंदू धर्म और हिंदुओं से जोड़ा और उन्होंने समन्वित संस्कृति के तत्वों को छोड़ने के प्रयत्न किए। उदाहरणार्थ बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी और गणपति उत्सवों का प्रचार किया। अरविंद घोष ने अर्ध रहस्यवादी ढंग से भारत को माता और राष्ट्रवाद को धर्म बतलाया। क्रांतिकारी देवी काली के आगे शपथ लेते थे और बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का आरंभ गंगा में डुबकियां लगाकर किया गया। ये बातें शायद ही मुसलमानों को पसंद आती। कुछ लोगों ने अकबर और औरंगजेब को विदेशी कहने तथा प्रताप और शिवाजी को राष्ट्रनायक का दर्जा दिया, जिसका तात्पर्य था कि हम 20वीं सदी के भारत में प्रचलित सांप्रदायिक दृष्टिकोण को पीछे के इतिहास पर लागू कर रहे हैं। यह एक विकृति इतिहास ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता के लिए धक्का भी था। अनेक हिंदू राष्ट्रवाद की और अनेक मुसलमान मुस्लिम राष्ट्रवाद की बातें करने लगे। 4. सन 1906 में मुस्लिम लीग के जन्म तथा 1909 में हिंदू महासभा के जन्म से भी देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। दोनों पार्टियों का आधार अपने अपने संप्रदाय के हित तथा संकीर्ण धार्मिक दृष्टिकोण था। हिंदू महासभा के एक नेता लालचंद ने घोषणा की कि हिंदू पहले स्वयं को हिंदू और फिर भारतीय माने। 5. सन 1909 में पृथक चुनाव व्यवस्था की गई तो मुस्लिम लीग बहुत प्रसन्न हुई। यद्यपि कांग्रेस ने 1915 तक इसका विरोध किया, लेकिन 1916 में उसने भी लखनऊ समझौते के दौरान उसे अपनी सहमति देकर देश को सांप्रदायिकता की इमारत पर डबल सीमेंट लगाने का कार्य किया। 6. सन 1919 में खिलाफत कमेटी की मांगों ने मुसलमानों में परोक्ष रूप में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में मदद की। 7. सन 1937 में सीमित मताधिकार तथा अलग अलग चुनाव मंडलों के आधार पर विधानसभाओं के लिए जो चुनाव हुए उससे एक बार फिर सांप्रदायिकता तथा अलगाववादी भावनाएं पैदा हो गई। कांग्रेस ने 1938 में एक मूलगामी कृषि कार्यक्रम अपना लिया या और किसान आंदोलन फैल रहे थे। इन दो बातों को देखकर प्रतिक्रियावादी ताकतों अर्थात सूदखोरों एवं जमींदारों ने सांप्रदायिक दलों को अपना समर्थन देना शुरू कर दिया। उन्होंने समझ लिया कि आम जनता की व्यापक राजनीतिक भागीदारी के युग में उनके हितों की खुलकर वकालत कर सकना अब संभव नहीं होगा। अब सांप्रदायिक पार्टियां मजबूत होने लगी। 8. मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग कांग्रेस की घोर विरोधी हो गई। अब उसने यह प्रचार शुरू कर दिया कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बहुसंख्यक हिंदुओं में समा जाने का खतरा है। उसने इस अवैज्ञानिक और अनैतिहासिक सिद्धांत का प्रचार किया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं और उनका एक साथ रह सकना असंभव है।
सन 1910 में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पास करके मांग की कि आज़ादी के बाद देश के दो भाग कर दिए जाएं और पाकिस्तान नाम का एक अलग राज्य बनाया। और इस मांग की परिणति भारत विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण के रूप में सारा विश्व देख चुका है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.